जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी को पता है कि क्लास 3 है आज। ठीक है, तो वर्ल्ड मैप हम लोग पढ़ रहे थे। क्लास 1 में हमने जो है मैप को कैसे समझे सारी जानकारी वहाँ पे दे दी थी, और क्लास 2 में हमने मालदीव के बारे में पढ़ा था, और आज थर्ड क्लास है, इसमें हम पढ़ेंगे श्रीलंका के बारे में। ठीक है, तो श्रीलंका देखिए किस स्थिति में आता है, कहाँ से। पूरा वर्ल्ड ये जो है एशिया का मैप है। एशिया में श्रीलंका यहाँ पे आता है। इसकी A to Z सारी जानकारी, क्या इसका इतिहास रहा है, इसकी राजधानी क्या रही है, राजधानी का इतिहास क्या रहा, सब कुछ यहाँ पे हम कवर करेंगे। हमने मालदीव के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट थे तो कमेंट करके कह रहे थे कि सर जो है हम देश कैसे याद रखें। देखो, देश को याद करने का बहुत सारे तरीके हैं, आप रट के भी याद कर सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रॉपर वे में याद करेंगे, जैसे हम पढ़ रहे थे किसको, सार्क के बारे में, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसमें हमने कितने देश बताए थे आपको, 8 देश आते हैं। ठीक है, तो 8 देश में मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश हो गया। अभी इसके बाद हम पढ़ेंगे आसियान देश के बारे में। तो आसियान देश में टोटल 10 देश आते हैं। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे मिडिल ईस्ट के बारे में, उसमें 18 देश आते हैं। तो ऐसे कर करके हम एशिया के 50 देशों को याद कर लेंगे। ठीक है, प्रॉपर वे में। अभी अपन बात कर रहे हैं सार्क के बारे में। सार्क में हम कितने देश बताएं आपको, 8 देश होता है। तो हमने मालदीव के बारे में पढ़ लिया। अभी अपन बात करेंगे श्रीलंका के बारे में। टाइम बचा तो हम नेपाल के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो हम शुरू करते हैं जो है श्रीलंका से। देखो, श्रीलंका का ये मैप है। इसमें आपको पहले हम स्थिति सब कुछ दिखा देते हैं, कौन सा जगह कहाँ पे है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको भी दिखा देते हैं। ठीक है ना, देखो ये श्रीलंका का नक्शा है। ध्यान से आप देखेंगे तो ये एक भारत का एरिया है, धनुषकोडी इसको बोला जाता है। ठीक है, इसको बोला जाता है क्या, धनुषकोडी। यहाँ पे एक जगह आपको मिलेगा रामेश्वरम। रामेश्वरम में APJ अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। तो रामेश्वरम में APJ अब्दुल कलाम का जन्म हुआ। इसी को जो है हिंदू मान्यताओं के अनुसार इसको क्या कहा गया, इसको कहा गया जो है रामेश्वरम या राम सेतु कहा गया इसको। और इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार इसको जो है एडम का ब्रिज या आदम का पुल इसको कहा गया। ठीक है ना, तो अलग अलग मत है धार्मिक अनुसार के अनुसार। ठीक है, मतलब जो धार्मिक चीजें हैं वो अलग ही मैटर है। अभी हम बात करें इसका, तो ये एक द्वीप है जिसका नाम है मन्नार द्वीप। ठीक है ना, तो मन्नार द्वीप के नाम पे नीचे की खाड़ी हो गई मन्नार की खाड़ी। अभी इसके ऊपर का हो गया पाक की संधि। ये पाक नहीं, PAK, ये पाक नहीं, पाकिस्तान वाला पाक नहीं। ठीक है, तो ये पाल्क है, PALK है, L साइलेंट है यहाँ पे। एडविन पाल्क ने इसकी जो है खोज की थी, इसलिए इस खाड़ी का नाम जो है पाल्क का खाड़ी बना। इसके ऊपर आप जाएंगे तो ये पाक जल डमरू मध्य होगा। ठीक है, जल डमरू मध्य क्या होता है, चैनल क्या होते हैं, जल संधियां क्या होती हैं, अभी आगे आपको सब चीजें प्रॉपर देखने को मिलेंगी। ठीक ना, अभी के लिए आपको याद क्या करना है, ये राम सेतु आपको याद करना है। राम सेतु भी मतलब रामेश्वरम में किसका जन्म हुआ था, APJ अब्दुल कलाम का। ये धनुषकोडी है, इसको राम सेतु भी बोलते हैं हिंदू मान्यताओं के अनुसार, राम सेतु। और एडम ब्रिज इसको बोला जाता है जो है इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार। ठीक है ना, ये है मन्नार द्वीप। नीचे का हो गया मन्नार की खाड़ी, ऊपर का हो गया पाक की खाड़ी, और ये हो गया पाक जलडमरू मध्य। ये 3-4 चीजें आपको याद रखनी है। उसके बाद आप इधर आएंगे, थोड़ा सा इधर आप देखेंगे ट्रैंकोमाली। ठीक है ना, ट्रैंकोमाली क्या है, ट्रैंकोमाली था भारत ने अपना ऑयल यहाँ पे रखा हुआ है। किसके लिए, यहाँ पे जैसे रखा हुआ है तो भाड़ा भी देता होगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी देश में जाएंगे, कोई चीजें अपना सामान रखेंगे तो आपको मतलब टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो भारत ने यहाँ पे अपना ऑयल रखा हुआ है, पेट्रोल रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है, मान लीजिए भारत पे कभी कोई आक्रमण कर दे, कभी कोई हमला हो जाए, तो उन स्थितियों में भारत यहाँ से अपना तेल निकाल के लेके आ सकता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे रखा गया है। फिर हम बात करें जाफना की। ठीक है, जाफना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिट्टे एक संगठन था, उसको भी समझिएगा आप लोग ध्यान से। जो चीजें मैं बोलूंगा वो बहुत ही गंभीरता से आप समझिए। ठीक है, तो ये था जाफना। ये क्या बाबू, जाफना है। जाफना क्या, जाफना को अलग करता है मुख्य भूमि से, मतलब श्रीलंका के मुख्य भूमि से जाफना को अलग करता है एलिफेंटा पास। ये रहा आपका एलिफेंटा पास। एक मिनट, इसको हम इरेज करके लिखते हैं। ये है आपका एलिफेंटा पास, ये जाफना है। जाफना को श्रीलंका के मुख्य भूमि से कौन सा दर्रा अलग करता है, तो ये एलिफेंटा पास अलग करता है। ठीक है ना, हमने ये सारी चीजें पढ़ ली थी। अभी अपन बात करेंगे जाफना के बारे में। जाफना के ऊपर आप देखेंगे एक पॉइंट है, पॉइंट पेड्रो, एक स्थान है पॉइंट पेड्रो। ये श्रीलंका का सबसे उत्तरी भाग है, क्या, पॉइंट पेड्रो। ठीक है, जाफना में तमिलों की संख्या ज्यादा है। तमिल की संख्या कितनी है बाबू, जाफना में तमिलों की संख्या कितनी है, 25%। टोटल यहाँ पे तमिल ही रहते हैं। श्रीलंका की अगर हम परिप्रेक्ष्य में बात करें, और एक है सिंहली।
यहाँ पे दो ही जो है समुदाय रहते हैं, सिंहली और तमिल। तो सिंहलियों की संख्या है कितनी बाबू 75% और तमिलों की संख्या है 25%। तो हुआ क्या, ये तमिल कहीं ना कहीं भारत के तमिलनाडु से ही गए हैं। जब ब्रिटिश शासन भारत में लागू था, ब्रिटिश शासन भारत में चल रहा था, तब ये जो कुछ लोग मछुआरे के लिए जाते थे, जो है ब्रिटिश सैनिक जो थे, ब्रिटिश प्रशासन के जो लोग थे, वो भेजते थे कि मछली पकड़ने जाओ। तो बहुत लोग उधर ही अपना शिफ्ट हो गए। कहाँ पे, श्रीलंका के जाफना वाले एरिया में। तो जाफना वाले एरिया में शिफ्ट हो गए। कहीं ना कहीं ये तमिल वाले ही हैं, तमिलनाडु वाले ही हैं, तमिल वाले जो है ये है। तो 25% आबादी है किसकी, तमिलों की, और 75% है सिंहली। हुआ क्या था, इन सिंहलियों ने तमिलों को मारना स्टार्ट कर दिया कि तुम यहाँ के नहीं हो, तुम जो है इंडिया के हो, तुम यहाँ के नहीं हो, तुम यहाँ पे आपका जो है सरकारी नौकरी में या जो भी अन्य सेक्टर में नौकरियां निकलती थी उनमें भी इनको भेदभाव होना शुरू हो गया। बहुत सारी चीजें इनको झेलनी पड़ी। तब जाके उभर के आए कौन, वी प्रभाकरन। कौन बाबू, वी प्रभाकरन। तो वी प्रभाकरन उभर के आए और इन पे जब अत्याचार करने लगा सिंहलियों ने, मतलब श्रीलंका सरकार ने ही इन पे जो है एक तरीके से बात कर ले तो श्रीलंका सरकार ने ही इनको दबाव देना शुरू कर दिया। नौकरियों में छूट भी नहीं देते थे, बहुत सारी चीजें इनको दबाना या वंचित करना स्टार्ट कर दिए। इनका शोषण होने लगा। तो तमिल वालों का एक लीडर था वी प्रभाकरन, जो भारत सरकार के पास आया कि बोला सर ऐसे ऐसे बातें हैं, जो है हमारी हेल्प करिए। कहीं ना कहीं ये तमिलनाडु से जुड़े हुए थे, इसलिए इन्होंने सोचा कि भारत सरकार से हेल्प मांगते, लेकिन भारत ने वहां पर अपना हस्तक्षेप नहीं किया। ठीक है, जब भारत ने अपना हस्तक्षेप नहीं किया तो वी प्रभाकरन ने एलटीटीई की स्थापना की। कब की बाबू, 1976 में। तो वी प्रभाकरन ने एलटीटीई की स्थापना की 1976 में। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम क्वेश्चन पूछा गया है, आप याद कर लीजिए। एलटीटी यानी कि इसको हम लिट्टे भी बोलते हैं। क्या बाबू, लिट्टे भी बोलते हैं। तो लिट्टे की स्थापना कब हुई, तो 1976 में हुई। किसने की, वी प्रभाकरन ने की। ठीक है, तो वी प्रभाकरन गया, भारत आया, नहीं हेल्प हुई तो ये गया अपना संगठन बना लिया लिट्टे, एलटीटीई की। तो लिट्टे वाले ने फिर जो है मारना शुरू किया, किसको, सिंहलियों को मारना शुरू किया। पहले सिंहली तमिलों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया, लेकिन जब तमिल वालों ने, मतलब लिट्टे वालों ने जो सिंहलियों को मारना स्टार्ट कर दिया। क्यों मारना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इनके पास इनकी खुद की नेवी थी, खुद का एयरफोर्स था, खुद का बम था, मिसाइलें थी। ऐसा इतने बड़े उग्रवादी ये लोग थे कि इनके पास खुद का एक एयरवे, मतलब रनवे जो होता है, मतलब हवाई जहाज या प्लेन उतरने का, इनका खुद का था वो चीजें। और नेवी खुद की इनके पास थी, इनके पास मिसाइलें थी, बहुत सारी इनके पास थी जो सरकार चलाने योग्य हो सके। तब इन्होंने क्या किया, इनका शोषण हुआ। तो जाफना को इन लोगों ने बोला कि जाफना को अलग कर दो, हमको दे दो जाफना, मतलब अलग राष्ट्र की मांग करने लगे। ठीक है, फिर जब इन लोगों ने ये सब चीजें हो गई तो क्या हुआ, तब श्रीलंका की सरकार आई भारत के पास कि सर बोलिए कि आप ही को लोग, ये लोग हैं, आप ही के तमिल से कहीं ना कहीं ये लोग आते हैं, तमिलनाडु से, आप ही इनको कंट्रोल करिए। भारत यहीं पे गलती किया, अरे भाई जब तुम पहले नहीं बोले, जब उन लोगों को अत्याचार हो रहा था, तुम अब कहे बोले। ठीक है, तो फिर भारत सरकार ने क्या किया, ऑपरेशन पवन चलाया। ठीक है, ऑपरेशन पवन चलाया। ऑपरेशन पवन कब चलाया गया, 1987 में चलाया। और 120 कमांडो, पैरा कमांडो की सैनिक ने जो है इधर जाफना के यूनिवर्सिटी में, जो है जाफना यूनिवर्सिटी में लैंड किया। जाफना यूनिवर्सिटी में क्या किया, लैंड कर लिया। और वहीं पे एलटीटीई और या हम कर ले वीएस, एलटीटीई वर्सेस इंडियन सैनिक के साथ जो है युद्ध में भिड़ंत हो गया। ठीक है, सॉरी यार, एलटीटीई वर्सेस इंडियन सैनिक। ठीक है, एलटीटीई वर्सेस इंडिया। तो इन लोगों का यहाँ पे भिड़ंत हो गया। माना जाता है कि ऑपरेशन जो पवन था, जो ऑपरेशन पवन था, पवन, ठीक है, ऑपरेशन पवन था,
ये इतना घातक साबित हुआ एलटीटी वालों के लिए, एलटीटी वालों के लिए, कि इनका एक रीढ़ या मान लो कि बोन इनका था, बैकबोन, वो खत्म हो गया। मतलब उतना वर्चस्व इनका नहीं रहा। मात्र 120 सैनिकों ने जो है एलटीटी वालों को मार के धुआंधार करके खदेड़ दिया। ठीक है, इनकी बहुत ही शक्तियां छीड़ हो गई थी। तब क्या हुआ, तो एलटीटी वालों को आया गुस्सा। तो एलटीटी वालों ने क्या किया, 4 साल बाद 1991 में, 4 साल बाद 1991 में राजीव गांधी की हत्या का साजिश भी किया और सफल भी हो गए। ठीक है, तो राजीव गांधी की हत्या भी कर दिया इन लोगों ने बाबू। ठीक ना, एलटीटी वाले क्या किए 1971 में, यानी कि ऑपरेशन पवन के 4 साल बाद राजीव गांधी की हत्या कर दी। ठीक है, हत्या कैसे हुई राजीव गांधी की, तो ये क्या तमिलनाडु गए थे भाषण के लिए, मतलब तमिलनाडु में चुनावी प्रक्रिया चल रही थी, तो ये भाषण के लिए गए थे। कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है भाई, जब तमिलों पर अत्याचार होगा तो भारत के तमिल भी उसमें बौखलाएंगे। ठीक है, जब तुमने पहले नहीं बोला तो बाद में क्यों बोले गए भाई। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। तो ये आए जो है प्रचार में। एक धनु नाम की महिला थी जो अपने फूल पहनाने जब गई, मतलब माला जो पहनाने गई, उसमें आरडीएक्स छिपाया था। आरडीएक्स छुपाया था और नीचे जैसे ही माला पहनाई उसके बाद पैर छूने के लिए से झुकी और बटन दबा दी, मतलब रिमोट का बटन दबाई और चिथड़े उड़ गए। राजीव गांधी की ऑन द स्पॉट मौत हो गई। टोटल 14 लोग मारे गए थे, राजीव गांधी सहित टोटल 14 लोग मारे गए थे। और धनु ने जो है अपने बलिदान दे दिया। एलटीटी वाले इतने हद तक चले गए कि भारत के प्रधानमंत्री को ही निशाना बना लिया। ठीक है, और जब ये सब अत्याचार हो रहा था तो भारत के जो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, वो चुपचाप देख रहे थे। क्यों? क्योंकि जो है रसिया फेवर में था कि भाई अभी तुम कुछ मत बोलो, और जहां रसिया रहेगा वहीं पे भारत रहेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे वो सारी चीजें नहीं बोले राजीव गांधी, और यहाँ पे इनको जो है दड़ा दे उड़ा दिए। ठीक है ना, आगे अपन बात करते हैं जाफना के बाद। अच्छा, ये हुआ। तो एलटीटी वालों की अभी भी जो है जनसंख्या ज्यादा थी, मतलब ये अभी भी युद्ध कर रहे थे। तो एक दिन हुआ क्या, 2009 में वी प्रभाकरन पकड़ा गया। तो वी प्रभाकरन को पकड़कर जो है श्रीलंकाई जो आर्मी थी, श्रीलंका की आर्मी वी प्रभाकरन को मार दी और एलटीटी का समाप्त हो गया। ठीक है ना, एलटीटी की शुरुआत क्यों हुई थी, समाप्त कैसे हुआ, सारी चीजें हम आपको डिस्कस करके यहाँ पे बता चुके हैं। ठीक है, राजीव गांधी की हत्या का कारण भी एलटीटी थी, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम। ठीक है ना, अभी हम बात करते हैं इधर। देखो, एक जगह आपको इधर मिलेगा ट्रैंकोमाली, हमने आपको बता दिया कि ट्रैंकोमाली किसके लिए है, भारत यहाँ पे अपना ऑयल रखा हुआ है। ये धनुष कोड़ी है, इसको एडम ब्रिज बोला जाता है, इसको हम राम सेतु भी बोलते हैं। जो है धार्मिक मान्यता है क्या बाबू, कि राम सेतु जो था वो भगवान श्री राम जब सीता मैया की खोज में निकले थे तो वानरों ने इस पुल का निर्माण किया था। और एडम का ब्रिज या आदम का ब्रिज, इसको जो है इस्लामिक परंपरा के अनुसार मानते हैं। क्या मानते हैं कि जो है हजरत आजम जो थे यहीं पर उतरे थे, और मतलब स्वर्ग से यहीं पे इनकी लैंडिंग हुई थी और यहाँ से ये श्रीलंका गए थे। तो अलग अलग धर्म के अनुसार अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन बाबू आप जानिए कि ईश्वर एक ही है, ईश्वर सत्य है। ठीक है ना, फिर आगे हम बात करते हैं। इधर एक जगह आपको मिलेगा यहाँ पे हम्बनतोता बंदरगाह। हम्बनतोता बंदरगाह था बाबू, ये बंदरगाह था, श्रीलंका के पास इतना पैसा नहीं था, तो श्रीलंका सोचा कि भारत के पास जाएं, देखते हैं क्या पता भारत कुछ ना कुछ तो करेगा भाई। तो श्रीलंका वाले आए भारत के पास, श्रीलंका सरकार भारत के पास आई कि बोले कि सर ऐसे ऐसे बातें हैं, यहाँ पे आप लोग जो है बंदरगाह एयरपोर्ट बना सकते हैं, जो किस्त होगा मतलब जो टैक्स होगा वगैरह होगा वो हम आपको कलेक्ट करके देंगे, जितने भी परसेंटेज पे आप चाहेंगे। लेकिन भारत के पास इतना पैसा नहीं था, भारत उस समय गुमान में एकदम अकड़ में था कि नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे। और चाइना को यह बात पता चल गई। जब चाइना को यह बात पता चली तो चाइना खुद आया इसके पास, लो कितना पैसा चाहिए, 60,000 करोड़, 70,000 करोड़ इसको दे दिया, इसके जीडीपी से ज्यादा इसको कर्जा दे दिया। और क्या हुआ बाबू, इसने जो है एयरपोर्ट बनाया, एयरपोर्ट के बाद यहाँ पे इसका बंदरगाह बनाया, सब चीजें बना ली। लेकिन जब चाइना था, चाइना बहुत कम चला गया। क्या, चाइना ने इस पे 20% का ब्याज लगाया था, मतलब कि अगर तुम हमको टाइम से नहीं दोगे पैसा तो 20% का ब्याज लगेगा। तो 20% का ब्याज लगेगा। 5 साल बाद श्रीलंका वालों ने सरेंडर कर दिया। और चाइना ने एक चीज और मेंशन की थी कि 20% का अगर आप ब्याज नहीं दे पा रहे हैं तो अगले 99 साल तक ये जो आपका ट्रैंकोमाली
बंदरगाह है या जो आप एयरपोर्ट बनाए हैं ये अगले 99 साल तक लीज पर ले लेगा कौन? चाइना। लीज पर ले लेगा चाइना, ठीक है। तो लीज पर चाइना के अंडर अभी हो गया ये, सॉरी चाइना, ठीक है। तो चाइना को लीज पर 99 साल तक ये हम बंटोटा हो गया। बताओ इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी भारत ने खो दी, ठीक है। तो चाइना के पास पैसा है भाई, चाइना घूम घूम के अपना देश विदेश में बंदरगाह बना रहा है, लेकिन भारत क्या बना रहा है बहु? भारत अभी भारत में शौचालय बना रहा है, 5 किलो राशन बांट रहा है। बताओ बहुत ही शर्म की बात है उस देश में। और अभी अपन क्या बोलते हैं कि विश्व गुरु बनेंगे। विश्व गुरु ऐसे बनेंगे, टीचरों का वीडियो बताओ, टीचरों का वीडियो देखा ही नहीं जा रहा है। अभी इंस्टाग्राम पे कोई रील होगा, कोई लड़की नाच देगी ना, बार बार के फॉलोवर, बार बार के लाइक्स वगैरह चले। ये मेंटालिटी है भारत के जो स्टूडेंट हैं उनकी, ठीक है। अभी जो पढ़ाने वाले जो टीचर है ना, उनके फॉलोवर लिस्ट बहुत ही कम होगा। समझ में आया? तो शिक्षा को इतना आगे आप ले जाइए कि शिक्षा जो है देखिए, भारत में अगर आपको आगे बढ़ना है तो हर व्यक्ति को शिक्षित होना पड़ेगा। हर व्यक्ति शिक्षित होगा तो जिम्मेदारी समझेगा, अगर जिम्मेदारी नहीं समझेगा तो भारत ऐसे ही पिछड़ा रह जाएगा, ठीक है। हम बंटोता हमने यहाँ पे अपॉर्चुनिटी अपनी खो दी थी। अभी अपन बात करते हैं इसकी राजधानी की। इसकी राजधानी देखो श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे है, ठीक है। श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। इसके पहले इसकी राजधानी थी यहीं बगल में कोलंबो। कोलंबो के पहले इसकी राजधानी थी कैंडी। कैंडी के पहले इसकी राजधानी थी अनुराधापुर, ठीक है। बस घबराओ मत, इससे ज्यादा नहीं है, आगे नहीं है। सबसे पहले सबसे पुरानी राजधानी थी अनुराधापुर, उसके बाद हुई कैंडी, कैंडी के बाद हुई ये श्रीनगर कोलंबो, कोलंबो के बाद हुआ श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे, ठीक है ना। 4 राजधानियां इसकी परिवर्तित हुई। वर्तमान में श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे इसकी राजधानी है, ठीक है। ये सारी चीजें हमने इसमें डिस्कस कर ली है। अभी इसमें कोई चीज बचा नहीं है। अब अपन बात करते हैं थ्योरी की। देखो थ्योरी में क्या है, यह आंसुओं के आकार का देश है, मतलब ये आंसुओं के आकार का दिख रहा है इसलिए इसको हम आंसुओं के आकार का देश बोलते हैं, ठीक है। और ये जो है 4 जनवरी 1948 को ब्रिटेन से आजाद हुआ था। जैसे भारत, ठीक है, भारत कब आजाद हुआ बाबू जो है अंग्रेजों से? तो 15 अगस्त 1947 को भारत अलग जो है आजाद हुआ ब्रिटेन से, या कह ले हम अंग्रेजों से। वही श्रीलंका कब आजाद हुआ बाबू? 4 जनवरी 1948 को ये आजाद हो गया, ठीक है ना, ब्रिटेन से। वैसे भारत भी जो है इसमें आजाद हुआ था 1947 में। अभी अपन बात करते हैं आगे। देखिए जो चीजें हमने उसमें आपको पढ़ाई थ्योरी में, वही चीजें यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं। यह चाय का निर्यातक देश है। इसकी राजधानी पहले कैंडी थी, उसके बाद कोलंबो हुई, वर्तमान समय में श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे है, ठीक है। अभी देखो ये कैंडी के पहले क्या थी? कैंडी के पहले थी बाबू अनुराधापुर, ठीक है, अनुराधापुर, ठीक है। कैंडी के पहले थी अनुराधापुर। इसे हिंद महासागर की मोती या पूरब की मोती भी कहते हैं। हिंद महासागर की मोती या पूरब की मोती इसको बोला जाता है। जाफना तमिल समस्या लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम LTT 1976 में इसकी स्थापना वी प्रभाकरन ने की थी। क्या थी? सारी चीजें हमने आपको बता दी थी। नेक्स्ट है पॉइंट पेड्रो। यह जाफना के उत्तर में स्थित है। आपको बताया था ना मैप के जरिए, मैंने आपको मैप में दिखाया था पॉइंट पेड्रो। देखो यह है पॉइंट पेड्रो, ये है बाबू पॉइंट पेड्रो जो श्रीलंका के उत्तरी भाग में स्थित है, ठीक है ना, उत्तरी भाग में स्थित है। हम्बनतोता बंदरगाह, इस बंदरगाह को चाइना विकसित कर रहा है। क्यों भाई विकसित कर रहा है? क्योंकि ये भारत के पास आया, भारत के पास उतना पैसा नहीं था। भारत क्या ही ये बनाएगा बंदरगाह? भारत तो अभी शौचालय बना रहा है भारत में, इसमें बिजी है, 5 किलो राशन बांट रहा है, इसमें बिजी है। एलिफेंटा दर्रा या जाफना को श्रीनगर के मुख्य भूमि से अलग करता है। मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पे देख लीजिए आप मैप में कि एक श्रीनगर के मुख्य भूमि से और जाफना को कौन अलग करता है? एलिफेंटा पास, एलिफेंटा दर्रा ही अलग करता है, ठीक है ना। अभी बात करते हैं, देखिए सारी चीजें हमने आपको बढ़िया से समझाई है और रिलेट करके ही समझाई है। देन बात करें हम महावेली गंगा। देखो महावेली क्या जिसकी लंबाई कितनी बाबू? 335 किलोमीटर है और श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी कौन सी बाबू? श्रीलंका की महावेली गंगा, 335 किलोमीटर इसकी लंबाई है। आगे अपन बात करें माउंट पिदुक्ता लागमा श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी है, माउंट पिदुक्ता लागमा, ठीक है। फिर हम बात करें श्रीनेक्स और मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच युद्ध अभ्यास है। यह भी इंपॉर्टेंट है इसलिए यहाँ पे नोट डाउन हुआ है बाबू।
इंपॉर्टेंट चीजें नोट डाउन करता हूं, अदरवाइज नहीं करता मैं। अभी क्या हुआ, ऑपरेशन पवन श्रीलंका में उग्रवाद समूहों को नष्ट करने हेतु भारतीय सेना द्वारा किया गया ऑपरेशन। तो कब किया गया ये ऑपरेशन? 1987 में यह ऑपरेशन किया गया था। 4 साल बाद 1991 में LTTE वालों ने राजीव गांधी की हत्या कर दी, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम। भाई जब ये हेल्प मांगने आए थे, तुम हेल्प ही नहीं किए, तो इनका तुम पतन करने जाओगे, ये रहेंगे शांत क्या? तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना। फिर आप बात करते हैं राजधानी इसकी कैपिटल की। तो इसकी 2 राजधानी है, प्रशासनिक राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे, और वाणिज्यिक राजधानी है इसकी जो है कोलंबो। जैसे भारत की राजधानी है नई दिल्ली, ठीक है, तो भारत की राजधानी कहाँ बाबू? नई दिल्ली है। लेकिन भारत की फाइनेंशियल राजधानी कहाँ पे है? तो ये कौन सी बाबू फाइनेंशियल राजधानी? ये है आपकी मुंबई, ठीक है ना। फिर हम बात करें करेंसी की, तो श्रीलंका की करेंसी क्या है बाबू? श्रीलंकाई रुपया है। श्रीलंकाई रुपया क्या? LKR है। अभी आगे बात करते हैं राष्ट्रीय भाषा, इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? तो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है सिंगला और तमिल। सिंगला और तमिल इसकी ऑफिशियल जो है लैंग्वेज है। सिंगला हमने आपको बताया था 75% थे, ठीक है, और तमिल यहाँ पे 25% थे। तो सिंगला वालों ने तमिलों पर अत्याचार किया, फिर तमिल वालों ने भारत के पास आया, लेकिन भारत ने जो है कुछ किया नहीं, तो ये 25% जो थे LTTE बना लिए। LTTE बनाने के बाद वी प्रभाकरन इसका जो है वी प्रभाकरन इसका मुख्य लीडर था। 1976 में ये LTT बन के तैयार हुआ था। फिर LTT वालों ने 75% को मारना शुरू किया। फिर भारत ने जो है ऑपरेशन पवन चलाया, ठीक है, यहीं पर गलती कर दी। ऑपरेशन पवन चलाया, 120 जवानों को जो है इसने यहाँ पर भेजा श्रीलंका में, और ये सब तो आ गए। लेकिन 4 साल बाद 1991 में बाबू इन्होंने रणनीति रच के भारत के प्रधानमंत्री जैसे पोस्ट पर बैठे व्यक्ति राजीव गांधी की हत्या करवा दी। आप सोचो, ठीक है। तो ये सब चीजें हुई। प्रमुख धर्म की रिलीजियन की बात करें तो बौद्ध धर्म लगभग 70% धर्म यहाँ पे बौद्धिक हैं। संविधान लागू या कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कब हुआ था? ये तो 1978 में इसका संविधान लागू हुआ था। फिर हम बात करें प्रमुख बंदरगाह, इसका मेन पोर्ट कौन सा है? कोलंबो और ट्रेंकोमाली। ट्रेंकोमाली को कौन विकसित कर रहा है बाबू? चाइना विकसित कर रहा है, ठीक है। ये सारी चीजें हमने पढ़ के अभी अपन बात करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न की, ठीक है। जो क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि थ्योरी पढ़ने के बाद हम क्वेश्चन भी आपको करवाएंगे। क्वेश्चन 1 है क्या बाबू? तो ये क्वेश्चन 1 क्या है? श्रीलंका का आकार किसके समान है? तो श्रीलंका का आकार आंसुओं के समान। हमने पहला ही पॉइंट पढ़ा था। इसका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है श्रीलंका ब्रिटेन से कब स्वतंत्र हुआ? तो 4 जनवरी 1948 को हुआ। हमने आपको बताया कि भारत जो है 15 अगस्त 1947 को ब्रिटेन से आज़ाद हुआ था, ठीक है। ब्रिटेन या कह लें अंग्रेजों से आज़ाद हुआ था। उसी तरीके से 4 जनवरी 1948 को जो है श्रीलंका आज़ाद हुआ अंग्रेजों से। फिर अपन नेक्स्ट बात करें हम वर्तमान में श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? तो वर्तमान में श्रीलंका की राजधानी कहाँ बाबू? श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे, ठीक है। देखो हमने दिखाया था आपको मैप में, श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे से पहले थी कोलंबो, कोलंबो से पहले थी कैंडी, कैंडी से पहले थी अनुराधापुर। सभी चीजें मैप में बता दी थी हमने। अभी बात करें हम्बनतोता बंदरगाह को कौन विकसित कर रहा है? तो हम्बनतोता बंदरगाह को चाइना विकसित कर रहा है। मैंने आपको बताया था क्यों भारत के पास आया, भारत के पास पैसा ही नहीं था तो उन्होंने नहीं कर पाया। जाफना को श्रीलंका के मुख्य भूमि से कौन अलग करता है? तो एलिफेंटा दर्रा अलग करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? महावेली गंगा। महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। 335 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है, ठीक है। आगे बात करें श्रीलंका भारत से किस जलडमरू मध्य द्वारा अलग होता है? तो ये बाबू पाक जलडमरू मध्य के द्वारा अलग होता है। मैंने आपको बताया था श्रीलंका के एक मन्नार द्वीप था, मन्नार द्वीप के नीचे मन्नार के नाम पे पड़ा था मन्नार की खाड़ी, और ऊपर पड़ा था पाक। एडमिन पाल्क ने इसकी खोज की थी, तो पाल्क की खाड़ी, तो ऊपर पड़ा पाल की खाड़ी, नीचे पड़ा मन्नार की खाड़ी, ये है मन्नार द्वीप। अभी ऊपर आपको मिलेगा पाक जलडमरू मध्य, ठीक है। तो यही है श्रीलंका को भारत से अलग करने वाला जलडमरू मध्य। कौन सा? पाक जलडमरू मध्य। आगे है श्रीलंका का सबसे प्रसिद्ध निर्यात उत्पादक क्या है बाबू? चाय है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। छोटा सा क्वेश्चन था, प्यारा सा।
श्रीलंका की संसद की व्यवस्था कैसी है? तो श्रीलंका की संसदीय व्यवस्था बाबू एक सदनीय है, ठीक है ना। आगे बात करें, श्रीलंका सार्क का सदस्य कब बना था? तो श्रीलंका सार्क का सदस्य बना था बाबू 1885 को, 1985 को, 1985 जिस वक्त सार्क की स्थापना हुई थी, 1985 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। LTTE का फुल फॉर्म क्या बाबू? मैंने बहुत चिल्ला चिल्ला के आपको बताया। LTTE लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम। आगे है LTTE का गठन किसने किया? तो वी प्रभाकरन ने LTTE का गठन किया था। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। LTTE का मुख्य उद्देश्य क्या था? स्वतंत्र तमिल राष्ट्र यानी कि तमिल ईलम बनाना। क्यों तमिल ईलम बनाना चाहते थे बाबू ये? क्योंकि अच्छा आप ही सोचिए कि अब आपके ऊपर कोई जुर्म कर रहा हो, तो आप मान लीजिए भारत के 28 राज्य हैं, अभी गोवा वालों पर जुर्म करना शुरू कर दें, भारत के सभी जितने स्टेट है सब लोग गोवा पे जुर्म करना शुरू कर दे और भारत सरकार भी उसमें सपोर्ट कर रही है, तो गोवा वाले लोग चुप थोड़ी ना बैठेंगे बाबू, वो अपना एक अलग राष्ट्र बनाने की घोषणा करेंगे या अलग राष्ट्र बनाने का जो है मांग करेंगे। तो वही चीजें यहाँ पे हुई थी। आगे बात करें, LTTE मुख्य रूप से किस देश में सक्रिय थी? तो बाबू श्रीलंका में सक्रिय थी LTTE। आगे है, किस भारतीय प्रधानमंत्री की हत्या LTTE द्वारा कराई गई? तो राजीव गांधी की हत्या कराई गई थी। और कौन सी लेडी थी बाबू? धनु नाम था उसका। और कब ये हुआ था, बम ब्लास्ट हुआ था? ये 1991 में हुआ था, ठीक है ना। RDX के थ्रू, RDX माला में RDX फैला के लाई थी बाबू पहना के, बताओ इतने खतरनाक। अभी अपन बात करेंगे नेपाल के बारे में, ठीक है, नेपाल कह रहे हैं हम, नेपाल के बारे में। हिमालय से याद आया नेपाल। अभी 26 मिनट हुआ है, देख लेते हैं हम जल्दी जल्दी से, बहुत ज़्यादा है नहीं नेपाल में, ठीक है। ये रहा नेपाल का नक्शा, आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा नेपाल का नक्शा। इसकी राजधानी काठमांडू आपको यहीं पे देखने को मिलेगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे कुछ है नहीं। विराटनगर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, विराटनगर, ठीक है ना। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो इसमें भी इम्पोर्टेंट हो, वो भी हम देख लेते हैं। देखिए, जैसे भारत के 5 राज्यों से जो है ये, हाँ इधर है, देखो भारत के 5 राज्यों से 5 राज्य इससे सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ऐसे 5 राज्य है जो भारत का पाकिस्तान से नक्शा बनाते हैं। यह जड़ी बूटी तथा जल विद्युत के लिए प्रसिद्ध है, यह भी इंपॉर्टेंट। यहाँ 88% हिंदू हैं। और काठमांडू राजधानी है, ये मध्य हिमालय में स्थित है, मैंने आपको अभी दिखाया था, ठीक है ना। जनकपुर क्या बाबू? यहाँ से भारत के जयनगर शहर के लिए ट्रेन आती है। ट्रेन हिमालय में नहीं, मतलब नेपाल में ट्रेन नहीं चलती उतनी, और नेपाल पूरा एकदम पहाड़ों से भरा हुआ है, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं, नेपाल स्थलीय अवरुद्ध देश होने के कारण इसका व्यापार कोलकाता पतन से होता है। तो नेपाल भाई स्थल अवरुद्ध देश है, हमने आपको बताया था, ठीक है। ऐसा देश जिसके पास खुद का जल नहीं हो, जिसके पास समुद्र नहीं हो, उसको लैंडलॉक कंट्री बोला जाता है, स्थल अवरुद्ध देश बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये हो गया। इसकी मुद्रा का क्या नाम बाबू? इसकी मुद्रा का नाम है नेपाली रुपया। आगे है, राजधानी कहाँ है? काठमांडू इसकी राजधानी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, सागर माथा यहीं पे स्थित है बाबू, ठीक है ना। अभी आप देखिए, ये रहा, ठीक है। इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, हाँ ये क्या है? ये है माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8848.86 मीटर इसकी ऊंचाई है। अभी इसको हम नेपाल में किस नाम से जानते हैं? सागर माथा के नाम से जानते हैं। सागर माथा के नाम से हम माउंट एवरेस्ट को हिमालय में जानते हैं, जिसकी ऊंचाई 8848.86 मीटर है। अभी आगे अपन बात करते हैं प्रमुख झील की। इसकी जो प्रमुख झीलें हैं, जैसे फेवा झील पोखरा में स्थित है। पहला संविधान इसका 2015 में बना हुआ था, और नेपाल का नया संविधान 20 सितंबर 2015 को लागू हुआ था। जो है 20 सितंबर 2015 को नेपाल का संविधान लागू हुआ था। आगे है, प्रमुख शहर कौन कौन से हैं? काठमांडू, पोखरा, विराटनगर, ललितपुर, जनकपुर। बहुत ज़्यादा शहर नेपाल में नहीं है, कुछ गिने चुने शहर हैं जो अगर बड़े शहरों में आते हैं, जिनकी गिनती होती है, तो वो है काठमांडू, पोखरा, विराटनगर, ललितपुर और जनकपुर, ठीक है। अभी अपन बात करेंगे भारत और नेपाल के बीच खुली सीमा नीति है। मतलब भारत चाहे तो नेपाल जा सकता है,
नेपाल चाहे तो भारत में आ सकता है। मतलब नेपाल के लोग भारत घूमने जाते हैं और भारत के लोग नेपाल में घूमने आते हैं, ठीक है। तो ऐसा भी होता है। नेक्स्ट है, दोनों देशों के नागरिक बिना वीजा यात्रा कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई वीजा वगैरह, वीजा पासपोर्ट की जरूरत नहीं होती है। नेपाल वाले भारत में घूमते हैं। अभी देखो ठंड आने वाली है तो स्वेटर वगैरह सब शाल वगैरह लेके आएंगे, भारत में अपना आराम से व्यापार करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों के बीच रोटी बेटी का रिश्ता भी माना जाता है, ठीक है। रोटी बेटी का रिश्ता मतलब क्या, बिहार में, बिहार वाले जाके नेपाल में शादी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश वाले नेपाल में शादी कर रहे हैं, नेपाल वाले जो है उत्तर प्रदेश में शादी कर रहे हैं, ठीक है। तो भारत और नेपाल के बीच बहुत ही गहरी मित्रता है। आगे हम बात करें, भारत ने नेपाल की संविधान निर्माण व विकास योजनाओं में सहायता भी की है, ठीक है। जब भारत का संविधान निर्माण हो रहा था या उसका जो है इम्पोर्टेंट चीजें जो भारत में हो रही थी, उसमें उस योजनाओं में नेपाल ने भारत का सहयोग भी किया था। नेपाल में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8,848.86 मीटर स्थित है बाबू, ठीक है। अभी इसको हम किस नाम से जानते हैं नेपाल में, इसको हम सागर माथा के नाम से जानते हैं नेपाल में, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं, नेपाल का झंडा दुनिया का एकमात्र त्रिकोणीय झंडा है, एकमात्र त्रिकोणीय झंडा है, राष्ट्र ध्वज है। कौन सा, ये नेपाल का झंडा। अभी आप झंडा देखेंगे, देखिए भारत के अधिकतर झंडे कैसे होते हैं बाबू, भारत के अधिकतर झंडे ऐसे इस फॉर्मेट में होते हैं, लेकिन नेपाल एकमात्र ऐसा देश है जिसका झंडा त्रिकोणीय है, ठीक है ना, त्रिकोणीय है इसका झंडा। अभी आके बात करते हैं आगे, नेपाल का सबसे बड़ा उद्योग क्या है बाबू, पर्यटन स्थल है। मतलब पर्यटन, मालदीव के बारे में जब हम पढ़ रहे थे वहां भी पर्यटन ही था, पर्यटन पे उसकी अर्थव्यवस्था टिकी हुई थी। वैसे आपका ये नेपाल भी है, पर्यटन पे आधारित है। नेपाल का पहला गणराज्य राष्ट्रपति कौन बना, रामवरण यादव बना। और नेपाल के पहले प्रधानमंत्री कौन बने, भीमसेन थापा बने थे। दुनिया का सबसे खतरनाक एयरपोर्ट में से एक कौन सा एयरपोर्ट, अच्छा मेंशन नहीं है, लुकला एयरपोर्ट बाबू, लुकला, लुकला एयरपोर्ट बहुत ही खतरनाक एयरपोर्ट है। इसको हम आपको दिखा देते हैं, देखिए ये है आपका लुकला एयरपोर्ट। लुकला एयरपोर्ट में क्या समस्याएं क्या है, क्यों है इतना खतरनाक, क्यों आता है ये हमेशा खतरनाक वाली लिस्ट में। देखो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो नीचे खाई है बाबू, नीचे क्या है, खाई, और अगवा जब आप आएंगे तो यहाँ पहाड़ है। बताओ, थोड़ा पहले अगर आप लैंड करेंगे तो जाके पहाड़ में लगेंगे, मतलब नीचे गिर जाएंगे, थोड़ा बाद में अगर आप लैंड करेंगे तो आके सीधे पहाड़ों में टकरा जाएंगे, ठीक है ना। तो लुकला एयरपोर्ट इतना खतरनाक एयरपोर्ट है। अभी एक और देखिए, आप देखिए यहाँ पे स्टेशन है, आपकी जहाजें उड़ के ऐसे आती हैं, जहाजें उड़ के आ रही हैं इधर और इधर जाके अपना कहीं लग जा रही है स्टेशन पे, ठीक है। तो यहाँ का जो रनवे है, ये रनवे इस तरीके का बनाया गया है। तो रनवे इस तरीके का क्यों बनाया गया है, मतलब जब जहाजें यहाँ पे उड़ान भरने के लिए रेडी होंगी तो ऐसे कहीं ना कहीं ऐसे जाएंगी, जब जाएंगी जो स्पीड है और तेजी से स्पीड इसका हो जाएगा, स्पीड तेज हो जाएगा। अभी जो जहाजें यहाँ से आ रही लैंड करके सीधे ऐसे आएंगी तो वहाँ पे जो स्पीड है वो कम भी हो जाएगी। जब स्पीड कम होगी, आगे पहाड़ है, पहाड़ में टकराएगा भी नहीं, ठीक है। तो इससे बहुत सारी चीज़ें बच जाती है और बहुत ही अनुभवी जो पायलट होते हैं वही लोग यहाँ पे जाते हैं, अदरवाइज कोई नहीं जाता इधर, ठीक है। अभी आप ही जो सोचो, पहाड़ों में इतना आसान नहीं होता चलाना, ठीक है। पहाड़ों में ये एयर मतलब चलाना बहुत आसान नहीं होता। जैसे देखो ये आपका कोई पहाड़ है, ठीक है, इतना लंबा पहाड़ है, ठीक है। तो आप हवाई जहाज जब चला रहे हैं तो आपको पता ही होगा भाई, हवाई जहाज मतलब दिखता नहीं है कि कौन सा रोड है, कहाँ पे सिग्नल है, कैसे है, क्या है, नहीं, रडार से वहाँ पे जो है चीज़ें देखी जाती हैं। एक मैप चलेगा, ऐसे घूमेगा और वहाँ पे रडार चीज़ें बताएगा वहाँ पे कि हाँ बाबू, हाँ आओ आओ 10 मीटर नीचे आओ, 10 मीटर नीचे आएगा। फिर ऐसे सीधे आ, हाँ ठीक है ठीक है, धीरे 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 5 मीटर नीचे आओ, फिर बोलेगा हाँ धीरे 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 10 मीटर आओ। अभी गलती से बोल दिया 20 मीटर आओ तो ऐसे धड़ाम दे नीचे घुस जाएंगे, ठीक है। तो ये जो जहाज़ें उड़ती हैं ये रडार सिस्टम पे उड़ती हैं। अगर रडार सिस्टम नहीं रहा तो जहाज़ें ब्लाइंड हो जाती हैं, कोई कुछ दिखता नहीं, धुआं दिखता है, ठीक है। तो जहाज़ें ऐसे उड़ती हैं। पहाड़ में उड़ाना हुआ तो और भी जो है थोड़ा टफ हो जाता है पहाड़ में उड़ाना, इसलिए ये यहाँ का जो एयरपोर्ट है ये बहुत ही खतरनाक है, ठीक है। अभी आगे बात कर लेते हैं अपन वस्तुनिष्ठ प्रश्न की, मतलब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं नेपाल से। देखो नेपाल से क्वेश्चन बन है, नेपाल की राजधानी क्या है बाबू, नेपाल की राजधानी है काठमांडू, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेपाल की मुद्रा क्या है, नेपाली रुपया इसकी मुद्रा है, ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।
नेपाल का नया संविधान कब लागू हुआ था? 2015 में लागू हुआ था। ठीक है, ये चीजें मैंने पढ़ा दी थी इसमें क्या चीजें मैं आपको डिस्कस करके बताऊं? हाँ, जहां पे इंपॉर्टेंट रहेंगी मैं डिस्कस कर लूंगा ना। आगे है, नेपाल में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? अभी कोई 8,848 मत लगा देना बाबू, देखो चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूं मैं। 8,848.86। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़ती जा रही है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़ रही है। अभी कितना बढ़ेगा धीरे धीरे, अभी बहुत ये 8 जो है ना, ये 9 लगने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अभी देखो कितना था, 8,848 पॉइंट, जब अभी कुछ साल पहले ये संख्या थोड़ा कम थी, अभी अधिक हो गई है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8,848.86 मीटर में। नेपाल का झंडा किस प्रकार का है? तो नेपाल का झंडा त्रिकोणीय है। अभी मैंने आपको दिखाया था, इस तरीके का झंडा ये बना हुआ है। ठीक है, तो ये त्रिकोणीय झंडा है। आगे है क्या? नेपाल का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो नेपाल का सबसे बड़ा शहर काठमांडू है, उसकी राजधानी है ये सबसे बड़ी शहर। आगे, नेपाल की संसद का नाम क्या है? तो संघीय संसद। नेपाल के संसद का नाम है संघीय संसद। क्वेश्चन पूछा गया बाबू, याद कर लीजिए इसको। नेपाल में भगवान बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ पे है? लुम्बिनी। तो लुम्बिनी में नेपाल के लुम्बिनी में ही भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। आगे, नेपाल का सबसे प्रमुख उद्योग कौन सा है? तो पर्यटन। मैंने आपको बताया था, मालदीव की तरह ये भी जो है पर्यटन पर आधारित है इसकी जीडीपी। आगे, नेपाल किन दो देशों के बीच बसा हुआ है? तो नेपाल चाइना और भारत के बीच बसा हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेपाल किस क्षेत्रीय संगठन का सदस्य है? तो सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन का सदस्य है। नेक्स्ट है, नेपाल की संसद कितनी सदनीय है? तो ये बाबू 2 सदनीय है। नेक्स्ट है, नेपाल भारत के कितने राज्यों से सीमा बनाता है? तो 5 राज्यों से सीमा बनाता है। कौन कौन सा बाबू? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल। साथ ही ये सीमा बनाता है किससे? सिक्किम से सीमा बनाता है। ऐसे 5 राज्य हैं भारत के जो नेपाल सीमा बनाता है भारत के साथ। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन हमने अच्छे से कर लिए थे। अच्छा, कल मैं कमेंट पढ़ रहा था, एक बच्चा कमेंट किया था कि सर क्लास क्यों नहीं ले रहे थे, और मतलब कल तो मैंने क्लास ली नहीं थी, तो उसमें से एक मतलब बच्चा कह रहा है कि सर आपने क्लास क्यों नहीं लिया, तो उसके अंदर जाके कमेंट करके कह रहा था कि सर गर्लफ्रेंड के साथ घूमने गए। बताओ, ऐसा बोलो, अरे गर्लफ्रेंड के साथ घूमेंगे तो यहाँ पे हम होंगे क्या? हाँ, गर्लफ्रेंड के साथ घूमता ना बाबू तो यहाँ पे मैं नहीं होता। समझ में आया ना? तो ये सब चीज़ें खराब है, ये सब चीज़ें मत करो, बर्बाद हो जाओगे, समय भी नहीं मिलेगा। अच्छा, बातिया कैसे करते तुम लोग इतना समय तक यार? तो समय नहीं मिल पाता हो पढ़ाई के लिए, कुछ किसी भी चीज़ के लिए समय इस सब में नहीं मिल पाता है। ठीक है, ये सब चीज़ें नकारात्मक है, इन सब चीज़ों में ध्यान मत दो, पढ़ाई पर ध्यान दो, माँ बाप को निराश मत करो। तो उम्मीद करता हूँ सेशन आपको समझ में आया होगा। ये क्लास आपको, ये सीरीज आपको अच्छी लग रही होगी तो शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करिएगा क्लास कैसी लग रही है, ताकि इससे हमें एक मोटिवेशन मिलती है कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, आगे भी हमको क्लास बनानी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, घूमते रहिए। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।